हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आपने कभी मिजरी इंडेक्स के बारे में सुना है? आप बोलोगे ये निफ्टी इंडेक्स को छोड़ के आज मिजरी इंडेक्स पे मैं क्यों बात कर रहा हूं? दोस्तों, MISERY मिजरी इंडेक्स ये बड़ा ही खतरनाक इंडेक्स है। ये वो इंडेक्स है जो ये बताता है कि किसी राष्ट्र पे आर्थिक संकट के बादल कितने गहराई से मंडरा रहे हैं। जी हाँ। अब आप कहोगे कि ये मिजर इंडेक्स पे मैं आया कैसे? दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के लिए अगला पेड वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था और मेरा एक डाटा के ऊपर में नजर गया जिसको देख के मेरा दिमाग हिल गया। ये डाटा था दोस्तों फिगर 321 क्रैक स्प्रेड। अब आप बोलोगे ये 321 क्रैक स्प्रेड क्या है? ये भी मैं समझाऊंगा, मिजरी इंडेक्स को भी समझाऊंगा और ऐसे कई इकोनॉमिक के सिद्धांत है जैसे फिलिप कर्व हुआ, आपका लुइस टर्निंग पॉइंट हुआ, हैरिस टोडारो मॉडल हुआ। ये सारी चीजें मैं आज के वीडियो में समझाऊंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि मैं इस पर क्यों बात कर रहा हूं। दोस्तों, वीडियो आरंभ करने के पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जो भी वीडियोस में इंफॉर्मेशन देता हूं, ये सारी इंफॉर्मेशन को मैं एक नोट फॉर्मेट में आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूं। बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं, धीरे धीरे सारे आएंगे, पर पहले टॉप 20 वीडियोस जो मुझे लगे अच्छे, मैं उनके नोट्स आपको रिटन फॉर्मेट में प्रोवाइड करूंगा। ये दोस्तों नोट्स की फीस है 300 रुपए। यदि आप में से कोई भी ये नोट सब्सक्राइब करना चाहता है तो मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकता है। फीस जान के मैंने बहुत कम रखी है, 300 रुपए। दोस्तों, बाढ़ सी आ गई है, बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं और वो अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें नोट्स चाहिए, एडवांस में पैसे पे कर रहे हैं। यदि आपको भी नोट्स चाहिए तो आप जल्द से जल्द कांटेक्ट करें, क्योंकि मैं हो सकता है इसका रेट बढ़ा दूं जल्दी। अब आते हैं दोस्तों आज के मुद्दे पे, टॉपिक पे। ये दोस्तों 321 क्रैक स्प्रेड क्या है? इसका अर्थ यह है कि कोई भी रिफाइनिंग कंपनी 3 बैरल क्रूड को यदि 2 बैरल पेट्रोल में और 1 बैरल डीजल में कन्वर्ट करती है तो कितना मार्जिन कमाती है। मैं फिर से रिपीट करता हूं ताकि आपको ध्यान में आए। 3 बैरल कच्चा तेल लेके उसको 2 बैरल पेट्रोल में और 1 बैरल डीजल में कन्वर्ट करके कितना पैसा वो कमा पाएगी, ये जो चीज बताता है उसको बोला जाता है 321 क्रैक स्प्रेड। दोस्तों, अमूमन ये 10 से 20 के बीच में रहता है। मूलतः 13 से लेकर 19 के बीच में हम देखते हैं कि 13 से लेकर $19 तक का फायदा होता है। मतलब यदि $60 का क्रूड का प्राइस आपको पड़ा तो आपने 3 बैरल यानी कि 180 बैरल यदि क्रूड लिया तो मोटा मोटी आप 199 या 195 इस टाइप का पैसा कमाते हो आपके पेट्रोल और डीजल में कन्वर्ट करने के बाद में। 13 से 19 रुपए के बीच में रहता है। यही 321 स्प्रेड बताता है, ठीक है। परंतु दोस्तों, ये 321 स्प्रेड $70 पहुंच गया है। पिछले महीने ये $70 पहुंच गया और यदि ईरान वॉर खत्म नहीं हुआ, ईरान अमेरिका वॉर जल्दी, तो ये मतलब पिछले महीने पहुंचा था, फिर से कहा जा रहा है कि फिर से उसी लेवल पे जल्द आ जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दोस्तों 321 क्रैक स्प्रेड $70 के आसपास पहुंच गया है। और आपको मालूम है जो अमेरिका में चीज होती है वो 1-2 महीने बाद भारत में भी होनी चालू हो जाती है। तो दोस्तों, यदि 321 क्रैक स्प्रेड इंडिया में ऐसे $60 $70 पहुंच गया तो आप ये मान के चलिए कि महंगाई जो है वो आसमान छप्पर फाड़ देगी। क्योंकि आपको और मेरे को डीजल और पेट्रोल से ही मतलब है, मेरे को और आपको क्रूड कच्चे तेल से उतना मतलब नहीं है। ये भी बताता है कि जो रिफाइनिंग कंपनीज हैं अमेरिका में वो जबरदस्त प्रॉफिट बना रही हैं। साथ ही ये भी बताता है कि क्रूड से ज्यादा कमी जो है वो रिफाइंड प्रोडक्ट्स की वर्ल्ड ओवर हो रही है। और इसका कारण भी है, रशिया जो रिफाइंड प्रोडक्ट बहुत भारी मात्रा में इंडिया को या चाइना को, विश्व के दूसरे राष्ट्रों को देता था, उसकी लगभग 1 दर्जन रिफाइनरीज ऐसी बताई जा रही है कि यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करके उनको नष्ट किया है, नुकसान पहुंचा है।
और इस कारण से रशिया ने तेल के, कच्चे तेल के एक्सपोर्ट, रिफाइंड प्रोडक्ट्स यानी मेनली डीजल के एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। ओके, तो इस कारण से डीजल और पेट्रोल के दाम जो है, जो रिफाइंड प्रोडक्ट है, इनके दाम तेजी से ऊपर बढ़ रहे हैं। अब आप बोलोगे कि भाई इसका माइजरी इंडेक्स से क्या लेना देना, मिजरी इंडेक्स से? दोस्तों देखिए, मिजरी इंडेक्स क्या होता है? मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये किसी भी देश के अंदर में आर्थिक संकट के बादल कितने विषमता के साथ, गहराई के साथ मंडरा रहे हैं, ये बताता है। ये मिजरी इंडेक्स का सिंपल फॉर्मूला है अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट इज इक्वल टू मिजरी इंडेक्स। ये 1970s के स्टैगफ्लेशनरी एनवायरनमेंट में A.W. ओकन, OKEN, इन्होंने दिया था। ये इकोनॉमिस्ट थे और इनका ऐसा मानना था कि अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्रों के लिए 10 से नीचे का मिजरी इंडेक्स जो है वो परफेक्ट है, हेल्दी इकोनॉमी माना जाता है, 7-8 का। जाहिर सी बात है वहां महंगाई 2% से ज्यादा कोशिश करते कि नहीं बढ़े। हालांकि 2022 से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं कि अमेरिका में 4% के ऊपर ही इन्फ्लेशन के नंबर्स आ रहे हैं। साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट भी वहां 4% के आसपास ही है, तो 4-5% के बीच में झूलता रहता है। तो मोटा मोटी ये 10 के नीचे ही है। परंतु दोस्तों भारत में तो मान के चलिए कि 6% की महंगाई तो कहीं नहीं गई और 7% का बेरोजगारी जो है वो कहीं नहीं गया। तो 13% तो हमारा हेल्दी इकोनॉमी के कंडीशन में आरबीआई खुद बोलता है कि उसका टॉलरेंस लेवल 6% है इन्फ्लेशन का। तो यदि मान ले ऐसा, और सरकारी आंकड़ा आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट का 6 से 7% के बीच में झूलता रहता है, ना ज्यादा जाता है ना कम जाता है। तो सरकारी आंकड़े अपने यहाँ के गजब है। तो आप ये मान लीजिए कि 13% मतलब इंडिया की हेल्दी इकोनॉमी है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है, एक और कॉन्सेप्ट है फिलिप कर्व, शॉर्ट टर्म फिलिप कर्व। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बेसिकली न्यूजीलैंड के एक आपके इकोनॉमिस्ट थे आर्थर फिलिप, उन्होंने दिया था। और आर्थर फिलिप ने, A.W. फिलिप, शायद ए से आर्थर ही था, इन्होंने 1958 में सिद्धांत दिया था। फिलिप कर्व का ये कहना था, मानना था कि अनएम्प्लॉयमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन्फ्लेशन, यानी ये इनवर्सली कोरिलेटेड है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी देश के अंदर में बेरोजगारी ज्यादा होती है तो महंगाई कम होती है, और जब भी देश के अंदर में महंगाई ज्यादा होती है तो बेरोजगारी कम होती है। अब अपने देश का जो फिगर है, डाटा है जो भारत सरकार दे रही है, यदि मैं उसी को लूं तो 4% के आसपास महंगाई है और 6.9% जो है इन्फ्लेशन है, 7% पकड़ लीजिए आप। तो 7+4 जो है आप 11% हुआ, ठीक है। अब आप ये बताइए कि 11% हेल्दी इकोनॉमी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये एक सिंपल, मैं देखिए कुछ नहीं, मैं सिर्फ डाटा जो सरकार ने दिया है और जो इकोनॉमी के सिद्धांत है, मैं उन्हीं को लेके आपको बताना चाह रहा हूं कि गड़बड़ियां कहां है। ध्यान से सुनिए, कॉपी कलम पेंसिल उठाइए, ये आपको मैं दावे के साथ बता रहा हूं। ना भारत में किसी इकोनॉमिस्ट ने यूट्यूब पे आके या चैनल्स पे आके बात की होगी, ना जो शूरवीर सूरमा आप लोगों ने बना के रखे पत्रकार, चाहे गोदी मीडिया पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, उन लोगों ने तो नाम भी नहीं कभी सुना होगा कि भैया ये क्या है, A.W. ओकन कौन थे, और ये फिलिप कर्व क्या है, और शॉर्ट टर्म फिलिप कर्व क्या है। ये सारी चीजें यदि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, और वो भी फ्री वीडियो में बता रहा हूं, तो कृपया करके उसका फायदा उठाइए, लिखिए। आप लोगों ने इस देश में बहुत सारे फॉल्स गॉड बना रखे, ना केवल पॉलिटिक्स में बल्कि जर्नलिज्म में भी, पत्रकारिता में भी खोखले हॉलो लोग जो हैं वो टॉप पे बैठे हुए हैं, चाहे यूट्यूब हो चाहे गोदी मीडिया हो, ठीक है। तो और हमारे जैसे लोग 10-12 हजार सब्सक्राइबर लेके खुश है, ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए। वैसे आप लोग की खुशखबरी एक और बता दूं, थोड़ा टॉपिक से अलग हट रहा हूं क्योंकि आप लोगों से मैं मन से बात करता हूं। दोस्तों एनुअल पेड मेंबर्स 100 का आंकड़ा पहुंचने में मात्र 5 की कमी है। 95 के पास पहुंच गया है, 95 पहुंच गया है, और 5 अगर एनुअल मेंबर हो जाएंगे तो 100 मेंबर होंगे। 18 हजार रुपए की फीस लेके एनुअल मेंबर्स में बना रहा हूं,
यदि 95 लोग पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि मैं कुछ सही बातें आपको बता रहा हूं और लोग इंफॉर्मेशन के प्यासे हैं, नॉलेज के प्यासे हैं। और जो वीडियोस में मैंने स्टॉक्स बताए थे, लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने रेडिको खेतान बताया था, अलाइड ब्लेंडर्स बताया था, आज देखिए इन स्टॉक के प्राइसेस कहां चले गए। उसके पहले मैंने एक और दारू की शराब की कंपनी टीआई के बारे में बताया था, आज देखिए उसके प्राइसेस कहां चले गए, आसमान फाड़ लिए। यानी 1,500 रुपए की फीस देके या 18,000 रुपए की एनुअल फीस देके जबरदस्त रूप से जो है लोगों को फायदा हुआ है। आप साधना नाइट्रो कैम करके 1.5 रुपए का स्टॉक बताया था, आज कहां पे चला गया, डबल से ज्यादा हो गया। दोस्तों मैं अगला पेड वीडियो भी जल्दी लाने वाला हूं, शायद अगस्त 29 या अगस्त 30 को लाऊंगा, मैं आपको बता रहा हूं। आप में से जो भी ये पेड वीडियो देखना चाहता है, आप मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे पे। तो भारत की सरकार क्या बोलती है? भारत की सरकार बोलती है कि 4% जो है वो महंगाई है, 4% थोड़ा प्लस माइनस 0.5% कर लीजिए, और 6.9% का अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये 11-12% आना चाहिए, अमूमन 13% के नीचे इंडिया के लिए हेल्दी इकोनॉमी है। तो दोस्तों यदि इंडिया का मिजरी इंडेक्स कम है सरकारी आंकड़ों के हिसाब से, तो भारत के कॉरपोरेट्स क्यों नहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, क्यों नहीं केपेक्स कर रहे हैं, क्यों नहीं नए कल कारखाने लगा रहे हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, यदि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाकई में इतना कम है तो फिर क्यों जनता जंतर मंतर पे जो है पेपर लीक के साथ साथ में नौकरियों की डिमांड कर रही है, नौकरियों के पर्चे लेके खड़ी है? और यदि दोस्तों नौकरियां कम हैं, नौकरियां ज्यादा हैं, जैसा कि अनएम्प्लॉयमेंट डाटा से दिख रहा है कि मात्र 6.9% का ही अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, तो फिर दोस्तों चपरासी की नौकरी के लिए पीएचडी के लोग क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्यों यदि 50 पोस्ट निकलती है तो 2 लाख लोग अप्लाई करते हैं? ये सारे आंकड़े क्या बता रहे हैं? क्या सरकार के आंकड़ों में घालमेल है? और यदि घालमेल है तो हम कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? फिर से ये बात वही अकाउंटेबिलिटी पे आ जाती है कि इस देश में कुछ भी हो जा रहा है पर हम अपने नेताओं को अकाउंटेबिलिटी के कटघरे में खड़ा नहीं करते, और इसी का नतीजा हम देखते हैं कि कुछ भी एंड बैंड टाइप के डाटा हमारे सामने रख दिए जाते हैं। मैं तो इकोनॉमिक के सिद्धांत पे बात कर रहा हूं। दोस्तों एक सिद्धांत है लुईस टर्निंग पॉइंट, LEWIS, लुईस, ठीक है। ये लुईस टर्निंग पॉइंट जो है ये आर्थर लुईस ने दिया था 1954 में। लुईस टर्निंग पॉइंट क्या बोलता है कि आपके ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को यदि ये लगे कि शहरी इलाकों में ग्रामीण इलाकों से वो बहुत ज्यादा कमा सकते हैं, तो लोग ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में माइग्रेट करते हैं, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट आता है लुईस टर्निंग पॉइंट जहां पे रूरल एरिया से मैक्सिमम लोग जो हैं अर्बन एम्प्लॉयमेंट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जब ये एरिया, जब ये पॉइंट अचीव होता है तो उसका बहुत जबरदस्त रूप से इंपैक्ट पड़ता है कंजम्पशन पे और इन्फ्लेशन पे, ठीक है। अब मैंने आपके सामने पहले फिलिप कर के माध्यम से प्रश्न रखा कि भाई यदि अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है तो महंगाई ज्यादा होनी चाहिए थी, तो महंगाई इस देश में कम क्यों है? 4% के आसपास में महंगाई कैसे है, जबकि आरबीआई का 6% का मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल है? तो यदि कुछ या दोनों में से कुछ गड़बड़ है, या तो महंगाई ज्यादा है या अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा। क्या ज्यादा है ये सरकार आंकड़ों द्वारा हमें बताए। मैं ये नहीं बोल रहा कि इनके आंकड़े झूठे हैं, बट आप ये स्पष्ट करें कि महंगाई ज्यादा है इस देश में कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। और यदि महंगाई ज्यादा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं बढ़ा रहा है? यदि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहा है तो क्या इस देश के जो सेविंग करने वाले लोग हैं, जो एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, तमाम बैंकों में फिक्स डिपॉजिट रखते हैं, क्या आप उनको पनिशमेंट नहीं दे रहे हो? क्या आप उनके पैसों को इन्फ्लेशन खा नहीं जा रहा है? क्या आप अपने देश के सेवर्स के साथ में गलत काम नहीं कर रहे हो? यदि इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है तो ठीक है, और यदि इन्फ्लेशन रेट कम है तो महंगाई, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होनी चाहिए। तो यदि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो आप उसके आंकड़े दो। तो सरकार को इस चीज पे आके स्पष्ट करना चाहिए। अब लुईस टर्निंग पॉइंट ये बोलता है
कि एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर ग्रामीण इलाकों से अधिकतर पॉपुलेशन, मैक्सिमम पॉपुलेशन अर्बन एम्प्लॉयमेंट में एब्जॉर्ब हो जाती है और उसका जबरदस्त इंपैक्ट जो है वो कंजम्पशन पे पड़ता है। दोस्तों, चाइना में ये 2015 में आ गया था। 80 करोड़ लोग जो हैं, वहां का एम्प्लॉयमेंट डाटा है, 80 करोड़ लोग जॉब एम्प्लॉयमेंट में एब्जॉर्ब हुए थे। और उसके बाद से हमने देखा कि रूरल से अर्बन में माइग्रेशन कम हुआ, ठीक है, क्योंकि अर्बन के अंदर में कमाने के स्रोत घटने लगे, क्योंकि लोग ज्यादा बढ़ गए थे तो फीस ऑटोमेटिकली कम होगी, सप्लाई ज्यादा थी, डिमांड उतनी थी नहीं। भारत के अंदर में कोरोना के पहले तक क्या हुआ, रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोगों ने माइग्रेट किया। कांग्रेस की सरकार ने नरेगा की स्कीम लाके ये माइग्रेशन कम हो, इसके तमाम प्रयास किए थे, परंतु इस सरकार ने आके नरेगा की स्कीम की बैंड बजा डाली, ठीक है, और अर्बन टू रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हुआ। बट कोविड के बाद में रिवर्स माइग्रेशन हुआ, भारी संख्या में लोग शहरी इलाकों से ग्रामीण इलाकों की तरफ गए और ग्रामीण इलाकों से अभी तक वापस शहरी इलाकों में उस संख्या में लोग आए नहीं है। तो दोस्तों, हमारा लुईस टर्निंग पॉइंट तो अभी तक पहुंचा नहीं है। तो जब ग्रामीण इलाकों से शहरी इलाकों में लोग नहीं आए तो भी इस देश के अंदर में अर्बन इलाकों में जॉब की डिमांड या जॉब की रिक्वायरमेंट्स जो है वो कम है कि नहीं कम है, ये खुद लुईस पॉइंट बताता है। आपको मैं समझाने के लिए और सरल शब्दों में बताता हूं। जब लोगों को ये लगता है कि भाई शहरी इलाकों में हम ज्यादा नहीं कमा सकते, तभी वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में नहीं जा रहे। तो अर्बन एरिया में यदि नहीं लोग आ रहे हैं, इसका मतलब है कि शहरी इलाकों में आमदनी स्टैग्नेंट है या घट गई है और रूरल एरिया के लोग इस आमदनी के लिए अब उतने लालायक नहीं है जितने पहले थे। इसलिए इंडिया में लुईस टर्निंग पॉइंट अभी तक आया नहीं है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब शहरों के अंदर में इतनी जॉब क्रिएशन नहीं हो रही है कि ग्रामीण इलाकों से लोग अर्बन एरिया में आ सकें, तो फिर किस तरीके से इस देश की सरकार ये कहती है कि भैया अर्बन इलाकों में सब चंगा है, बहुत प्रगति हो रही है, बहुत विकास हो रहा है और रोजगार के काफी सुनहरे अवसर जो है वो दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, कलकत्ता जो है, ये अहमदाबाद, ये लखनऊ प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, देश की ग्रामीण जनता शहरों की तरफ जाने के लिए आज की डेट में तैयार नहीं है और ये स्पष्ट नजर आ रहा है जिस हिसाब से लोग अपने आप को खपा रहे हैं आज भी खेती और किसानी में, और वो शहरों की तरफ नहीं जाना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि शहरों में रह के काम करना जो है उनके लिए फलदायक नहीं है। वो इतना पैसा नहीं अर्न कर पा रहे हैं कि वो रूरल एरिया में जो रह के कमा रहे हैं उसको उससे ज्यादा हो या उनको मोटिवेट करे अर्बन एरियाज में मूव करने के लिए। दोस्तों, हैरिस टोलेडो मॉडल भी ये कहता है, ये भी एक इकोनॉमी का मॉडल है, ये बोलता है कि भाई जब रूरल वर्कर्स जाते हैं अर्बन एरिया में तो अर्बन एरिया के अंदर में अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा बढ़ जाता है। बट हमारे देश में तो रूरल लोग नहीं जा रहे हैं। टोलेडो पैराडॉक्स यही बोलता है कि हमेशा शहरी इलाकों में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के रेट ज्यादा रहते हैं क्योंकि ग्रामीण इलाकों से लोग अर्बन एरिया में जा रहे हैं। बट हमारे यहाँ रिवर्स माइग्रेशन हुआ कोरोना के बाद से और रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोग नहीं जा रहे। उसके बाद भी अर्बन एरियाज में जॉब की कमी है। क्यों जॉब की कमी है? अब मैं आता हूं दोस्तों मुद्दे पे कि जॉब की कमी इसलिए है क्योंकि नए कल कारखाने नहीं खुल रहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने व्हाइट कॉलर जॉब्स की भी बैंड बजा दी है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहा है, इसलिए ब्लू कॉलर जॉब्स की भी कमी हो रही है। पीएचडी, एमए, एमकॉम, एमएससी किए हुए बच्चे ओला और उबर की गाड़ी चला रहे हैं। ग्रेजुएशन किए हुए लोग जोमेटो के डिलीवरी बॉय बन गए हैं और हमको ये नजर आ रहा है कि नौकरियां है ही नहीं रूरल। और यही कारण है कि इस देश की सरकार आज भी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने के लिए मजबूर है। यही कारण है कि हर राज्य सरकार इलेक्शन के पहले, भाजपा शासित राज्य सरकारें
इलेक्शन के ठीक पहले 1,500, 2,500, 3,000 रुपए जो है महिलाओं के अकाउंट में डालना शुरू कर देती है। दोस्तों, जब ये सारी चीजें आपको दिख रही हैं, और मैंने तो आज इकोनॉमिक के सिद्धांतों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, पर ये सारी चीजें आपको पहले से पता है। तो जब पहले से पता है तो क्यों नहीं आप अपनी सरकार से सवाल पूछते हो? आप क्यों नहीं इस सरकार को जो है कटघरे में खड़ा करते हो? जेनजी के बच्चों ने 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आंदोलन करके इस देश की सरकार को उसकी औकात बता दी। तो जो बेरोजगार युवक हैं या जो शिक्षा लेके बेरोजगार युवक के अभिभावक हैं, माँ बाप हैं, जो आज भी एजुकेशनल लोन पे कर रहे हैं, वो क्यों नहीं इस सरकार से सवाल पूछ रहे हैं? वो क्यों नहीं इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? वो क्यों नहीं इस सरकार से पूछ रहे हैं कि भाई, जब हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा तो आपके बेरोजगारी के आंकड़े इतने नीचे कैसे आ रहे हैं? आप जो बता रहे हो कि महंगाई का जो डाटा है वो 4%, 4.5% है, तो हमारे को क्यों हर साल 10% से 15% मेडिकल से लेके जो है, हेल्थ से लेके एजुकेशन तक, फीस तक, हर चीज में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं? दोस्तों, ये समय आ गया कि जब आप सिद्धांतों को लेके, प्रिंसिपल को लेके, डाटा को लेके, फैक्ट्स को लेके इस सरकार से सवाल पूछना शुरू करो। मुझे दुख होता है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वहां पर भी जो नेता हैं वो पढ़ने लिखने में दिलचस्पी नहीं रखते। यदि ये मैं पता लगा सकता हूं तो क्या आप नहीं लगा सकते हो? हालांकि मैं आपको ये जानकारी दे दूं नेताओं को कि इस देश के 99% इकोनॉमिक जर्नलिस्ट, फाइनेंस जर्नलिस्ट जिनसे आप मिलते हो और बातें करते हो, उनको ये सारी चीजें ना के बराबर मालूम है जो मैंने आज कही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग खुद थोड़ा पढ़ाई लिखाई कीजिए, क्योंकि जिन लोगों को आप माध्यम मानते हैं कि उनके माध्यम से आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपका इंफॉर्मेशन कर्व बढ़ेगा, नॉलेज मिलेगी, उन लोगों का खुद का ज्ञान अपर्याप्त है। वो खुद अपने स्टडी में, रिसर्च में समय नहीं लगाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस देश के अंदर में सही विचार विमर्श नहीं हो रहा है। इस देश के अंदर में आर्थिक संकट के बादल बहुत गहराई से मंडरा रहे हैं, फिर भी इस देश की जनता सोई हुई है, पॉलिसी मेकर सोए हुए हैं और अपोजिशन पार्टी सोई हुई है। सिर्फ मैंने राहुल गांधी को ये बोलते हुए सुना है कि आने वाले दिन हमारे देश के लिए आर्थिक रूप से बहुत कठिन होने वाले हैं। उसके अलावा मैंने किसी और नेता को इन बातों को स्पष्ट करते हुए नहीं बोला। राहुल गांधी ने भी बहुत ज्यादा डिटेल में ऐसे आंकड़े, डाटा के साथ में अभी तक बात नहीं रखी है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में वो बात रखें, परंतु मेरा कहना यह है दोस्तों कि इस देश को सही विचार विमर्श की तरफ बढ़ने की जरूरत है। देश असली मुद्दों से कहीं भटक रहा है। आज चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है। आज चाइना जो है वो फ्रंटियर एआई मॉडल में कैसे अमेरिका के करीब आ रहा है, उसके ऊपर में विचार विमर्श हो रहा है चाइना में जम के, कैसे अमेरिका को टक्कर दी जाए। और हम भारत अभी तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, मंदिर मस्जिद पे ही अटके हैं। दोस्तों, ये आपको समझना है और सोचना है कि हमें क्या आर्थिक विचार विमर्श इस देश में रखना चाहिए ताकि बौद्धिक स्तर जो है वो लोगों का बढ़े। दोस्तों, आप में से बहुत लोगों ने कंप्लेन किया मेरा वीडियो बड़ा नीरस रहता है, डाटा फिगर नहीं देता हूं। दोस्तों, ये वीडियो नीरस ही रहेगा। मैं प्रिंट का पत्रकार हूं, हम लोग बड़े बोरिंग किस्म के रहते हैं, डाटा फिगर के साथ बात करते हैं। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार नहीं हूं। मैं डाटा और ग्राफ बना के, विजुअल एलिमेंट्स देके मैं कभी आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि पहली बात तो मुझे वीडियो एडिटिंग आती नहीं है। दूसरी बात, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वीडियो एडिटर्स रखूं, यानी अपने घर से पैसे देके मैं आप लोग की ज्ञान वृद्धि नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, तो आप लोगों को कॉपी कलम बना के नोट्स ही बनाने पड़ेंगे। और यदि ज्यादा सब्सक्राइबर नहीं आते तो मेरा भैया कोई नुकसान नहीं है। मैंने आपको बता ही दिया, मेरे पेड मेंबर्स बढ़ रहे हैं और लोग आ रहे हैं क्योंकि उनको शायद फायदा हो रहा है मेरी बात सुन के। तिलक नगर इंडस्ट्री जो टीआई मैंने आपको बोला था, आज अपने 52 वीक हाई पे है। 52 वीक हाई पे है। कब मैंने तिलक नगर इंडस्ट्री की बात की थी? साधना नाइट्रोकैम डबल है, रेडिको अलाइड ब्लेंडर जबरदस्त रूप से बढ़ रहा है। दोस्तों, कुछ फ्लॉप शो भी हुए हैं। एफएमसीजी ईटीएफ बढ़ा नहीं जितना मैंने सोचा था। हांगकांग टेक ईटीएफ बढ़ा नहीं जितना मैंने सोचा था। आयन एक्सचेंज ने उस तरीके का रिटर्न नहीं दिया जो मैंने सोचा था। परंतु अधिकतर
जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त पेड वीडियो मैं 29 या 30 अगस्त में से कोई एक दिन मैं प्रकट करूंगा। बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आइडिया है। यदि आप लोग ये सुनना चाहते हैं मेरा इन्वेस्टमेंट आइडिया तो आप मुझे संपर्क करें 9860317209 पे। आप लोगों को मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए मेरे जो वीडियो है जिसमें मैं ये बताता हूं कि मैं क्या परचेज कर रहा हूं, ये आप लोगों ने परचेज नहीं करना है। आप अपनी स्टडी अपना रिसर्च करके ही परचेज करें, क्योंकि हो सकता है मैं आपको बरगला रहा हूं, हो सकता है कि भैया वो मेरे हिसाब से एनालिसिस सही है, हो सकता है गलत हो जाए वो, और जब गलत हो जाए तो आप मुझे गरियाओ, तो मैं नहीं चाहता कि आप मुझे गरियाओ। इसीलिए आप अपना रिसर्च करो और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही मेरे पेड वीडियो में जो मैं बात बताने वाला हूं उस पर यदि अमल करना चाहो तो अमल करना। दोस्तों फिर से आज 25-26 मिनट का वीडियो हो गया, माफी चाहूंगा लंबा वीडियो बनाने के लिए। यदि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ इस चैनल को साझा कीजिएगा। गुड नाइट फ्रेंड्स, बाय, थैंक्स।